नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, यहाँ का अपवाह तंत्र, मतलब यहाँ की नदियों का पूरा नेटवर्क। देखिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उन सारे एडवांस्ड फैक्ट्स तक को कवर करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर राजस्थान के तीनों अपवाह तंत्रों को, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अपवाह, इनको एक एक करके समझेंगे। इसके बाद हम जल संरक्षण की जो हमारी पारंपरिक विधियां हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपनी तैयारी को और भी पक्का करेंगे। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि राजस्थान की ज्यादातर नदियों का पानी समुद्र तक पहुंच ही क्यों नहीं पाता? आखिर जाता कहाँ है? तो इसका जवाब छिपा है यहाँ की खास भौगोलिक बनावट में, जिसमें थार के रेगिस्तान और अरावली की पहाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। चलिए इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो देखिए, राजस्थान के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को हम 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है ये 60% का आंकड़ा। जी हाँ, 60% हिस्सा है आंतरिक अपवाह का। मतलब यहाँ की ज्यादातर नदियां राज्य से बाहर निकल ही नहीं पाती, वो मरुस्थल की रेत में ही कहीं गुम हो जाती हैं। और बाकी जो बची, उनमें से 23% बंगाल की खाड़ी तक और 17% अरब सागर तक अपना सफर तय करती हैं। इस पूरे सिस्टम की जो मास्टर की है वो है अरावली पर्वतमाला। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की महान भारतीय जल विभाजक रेखा है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक दीवार की तरह काम करती है। इसके पूर्व से जो नदियां निकलती हैं वो अपना रास्ता बंगाल की खाड़ी की तरफ बना लेती हैं, और जो पश्चिम से निकलती हैं वो अरब सागर की ओर बह जाती हैं। बस यही एक सिंपल सा डिवीजन पूरे ड्रेनेज पैटर्न को डिफाइन करता है। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स पर फटाफट नजर डालते हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। पहली बात, यहाँ की ज्यादातर नदियां मौसमी है, मतलब सिर्फ मानसून में ही इनमें पानी होता है। दूसरी, जैसा कि हमने देखा, रेगिस्तान की वजह से आंतरिक प्रवाह यानी इनलैंड ड्रेनेज सबसे ज्यादा है। और ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल रट लीजिए। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है कोटा, और बीकानेर व चूरू, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो अब हम अपने पहले सिस्टम की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये कुल अपवाह का लगभग 23% हिस्सा कवर करता है। इसमें जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं चंबल और उसकी सहायक नदियां। ये सभी नदियां पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना के जरिए इनका पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। अब जरा चंबल नदी के कुछ खास तथ्य देखिए। इसका एक उपनाम है राजस्थान की कामधेनु। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 12 मासी नदी है, साल भर बहती है। ये राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड्स। अपने तेज बहाव से ये मिट्टी को बहुत गहराई तक काट देती है, जिससे बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं। और हाँ, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात वो भी इसी नदी पर है। अब अगली नदी है बनास, जिसे वन की आशा भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। बनास पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये नदी राजस्थान में ही शुरू होती है और राजस्थान में ही चंबल में मिल जाती है, राज्य से बाहर नहीं जाती। इसके अलावा राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया वो भी बनास नदी का ही है। चंबल और बनास के अलावा भी इस सिस्टम में कई और सहायक नदियां हैं, जैसे कि बेड़च, जिसे आयड़ भी कहते हैं, गंभीरी, पार्वती और काली सिंध। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा नदी नेटवर्क बनाती हैं जो पूर्व की ओर बहता है। तो चलिए अब अरावली के पश्चिम की ओर चलते हैं और अरब सागर के अपवाह तंत्र को समझते हैं। ये कुल एरिया का करीब 17% है। इसमें मुख्य तौर पर 4 नदियां आती हैं, लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। इस सिस्टम की सबसे मशहूर नदी है लूनी। इसकी खासियत क्या है? इसका आधा मीठा आधा खारा होना। बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद रेगिस्तान की जो खारी मिट्टी है उसके संपर्क में आने से ये खारी हो जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसके उप बेसिन की संख्या भी राज्य में सबसे ज्यादा यानी 12 है। अब बात करते हैं माही नदी की। इसे वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये दक्षिणी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है और इसी के किनारे बेणेश्वर धाम पर सोम, माही और जाखम नदियों का वो पवित्र त्रिवेणी संगम होता है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। और ये रहा माही नदी से जुड़ा वो फैक्ट जो अनगिनत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। माही भारत की अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये राजस्थान में एक उल्टे यू शेप में बहती है और इसी घुमावदार रास्ते में ये 2 बार कर्क रेखा को पार कर जाती है। इस तंत्र में 2 और नदियां हैं, पश्चिमी बनास और साबरमती। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा,
ये पश्चिमी बनास है, जो बनास नदी से बिल्कुल अलग है। ये दोनों ही नदियां निकलती तो राजस्थान से हैं, लेकिन इनका ज्यादातर बहाव क्षेत्र गुजरात में है। तो अब हम आ गए हैं राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे अनोखे ड्रेनेज सिस्टम पर, आंतरिक अववाह तंत्र। याद है ना, ये 60% हिस्से को कवर करता है। ये वो नदियां हैं जो थार मरुस्थल की वजह से कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती और रास्ते में ही रेत में समा जाती हैं। अच्छा, इस सिस्टम को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप यानी सेंट्रीपेटल पैटर्न। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कई सारी नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही जगह पर, मान लीजिए किसी झील में आकर मिल जाती हैं, और राजस्थान में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारी सांभर झील। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और तुरुतमती जैसी नदियां चारों तरफ से बहकर आती हैं और सांभर झील में अपना पानी घिराती हैं। और यहाँ एक खास फैक्ट ये है कि मेंथा नदी ही इस झील में सबसे ज्यादा नमक यानी लवण बहा कर लाती है। आंतरिक प्रवाह की इन दो नदियों में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए इसे हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। घग्गर नदी राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, ठीक है, लेकिन कांतली नदी पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही परीक्षा में 1 नंबर का सवाल बन जाता है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी काम की लग रही है और आप ऐसे ही और डीप एनालिसिस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। चलिए, नदियों की बात तो हमने कर ली, पर एक ऐसे प्रदेश में जहां पानी की इतनी कमी है, वहां पानी को बचाना भी तो उतना ही जरूरी है। और इस मामले में राजस्थान के पास पारंपरिक जल संरक्षण विधियों की एक बहुत ही समृद्ध विरासत है। यह राजस्थानी कहावत यहाँ पानी का महत्व कितनी खूबसूरती से बताती है। घी ढुलिया म्हारा की नहीं जासी, पानी ढुलिया म्हारो जी बले। इसका मतलब है कि घी गिर जाए तो शायद उतना अफसोस ना हो, पर पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो दिल जलता है। इसी सोच ने यहाँ जल संरक्षण की अद्भुत तकनीकों को जन्म दिया है। ये हैं कुछ प्रमुख पारंपरिक जल संरचनाएं। बावड़ी यानी सीढ़ियों वाला कुआं, जिससे पानी का लेवल कम होने पर भी आसानी से पानी लिया जा सके। नाड़ी एक छोटा तालाब होता है। तोबा, जो नाड़ी से थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। और झालरा, जो किसी ऊंचे तालाब या झील के रिसाव से पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए, अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। कुछ सवाल जवाब हो जाएं? तैयार हैं? पहला सवाल बहुत ही सीधा है। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? याद कीजिए, हमने बात की थी कि ये नदी साल भर बहती है, इसीलिए बिल्कुल सही। इसका जवाब है चंबल नदी। अपने 12 मासी होने के गुण के कारण ही इसे ये उपनाम दिया गया है। अगला सवाल, और इस पर ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया, सही जवाब है बनास नदी। याद रखेगा, चंबल राज्य की सबसे लंबी नदी है, लेकिन बनास पूरी तरह से राज्य के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये रहा आखिरी सवाल, एक ऐसा फैक्ट जो बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के वो कौन से 2 जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है? सही जवाब है बीकानेर और चूरू। ये फैक्ट तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे चैप्टर का सार है। चंबल राज्य की सबसे लंबी, बनास पूरी तरह राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया, लूनी आधी मीठी आधी खारी, और माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिस राज्य की 60% नदियां समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, वहां पानी का भविष्य किस पर निर्भर करेगा? आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर या हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक विधियों पर? या शायद जवाब इन दोनों के संगम में छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।